वेलकम बैक टू द ऑनलाइन सेशन। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट, आयकर विधेयक 2025। सीक्वेंस वाइज एक एक चीज को जानेंगे, क्या होती है आय है, और दूसरा हम जानेंगे कि आय के प्रावधान संविधान में कहाँ है। दूसरी चीज डायरेक्ट टैक्स कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स की क्या फॉर्म है, कहाँ से पावर मिलती है संविधान में सरकार को टैक्स लगाने की। ये सारी चीजें हम एक एक करके एक सीक्वेंस में जानेंगे। नया इनकम टैक्स क्या है, ठीक है। चलिए पहले जानते हैं आय क्या है। व्हाट इज इनकम। देखिए, आय को बेसिकली तीन तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। पहली होती है आपकी सक्रिय आय। सक्रिय आय क्या होती है? मान लीजिए आप कोई इसी तरह की सर्विसेज कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप कोई सेवा दे रहे हैं, उससे जो आप पैसा कमा रहे हैं, उससे धन कमा रहे हैं। आप किसी सेवा से जो धन अर्जन कर रहे हैं, उससे आपको जो धन मिल रहा है वो क्या है? आपकी सक्रिय आय है। सेवा से धन अर्जन मतलब आपको कोई ना कोई कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? आपकी सक्रियता को दर्शा रहा है, कि वो कह रहा है कि आप जो है सक्रिय रूप से धन कमाने में बिजी हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? सक्रिय आय। इसे दूसरा अर्जित आय भी कहते हैं। दूसरी चीज ये हो गई आपकी सक्रिय आय। एक होती है निष्क्रिय आय। क्या है निष्क्रिय आय? सक्रिय मतलब आप एक्टिव हैं और एक्टिविटी के साथ कुछ कमा रहे हैं। निष्क्रिय आय मतलब आपको डायरेक्ट घर बैठे पैसा मिल रहा है, जिसमें आप क्या नहीं कर रहे हैं? कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपको मिलने वाला पैसा, जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता। दूसरा आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ठीक है। एक और चीज अगर मैं इसको एक बहुत इजी एग्जांपल से समझा पाऊं, तो जैसे आप घर में, हम जब छोटे थे तो हमें घर वाले 10-20 रुपए देते थे, हम उसको पिगी बैंक में डाल देते थे, गुल्लक में डाल देते थे। हमारी जब बुआ आती थी तो हमें 50 रुपए देती थी, उसमें से हमारी मम्मी हमसे 50 का लेके हमें 20 का दे देती थी, वो टीडीएस काट लेती थी, ठीक है। ये क्या हो गई? आपकी निष्क्रिय आय हो गई है। दूसरी एक होती है आपकी पोर्टफोलियो आय। पोर्टफोलियो आय क्या होती है? जो आपको किसी निवेश के रूप में मिले, जिसमें आपको कुछ लाभांश मिले। क्या मिले आपको? इजी शब्दों में कहे तो लाभांश मिला। जैसे कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया और आपको कुछ लाभांश मिला, ठीक है। आपको कुछ बेनिफिट मिला, कुछ डिविडेंड मिला, कुछ आपको एक दूसरे शब्दों में कहे तो ब्याज ब्याज मिला। मैं घर बैठा था, मेरे पास पैसा पड़ा था, मैंने किसी को दिया और इंटरेस्ट पे क्या मिला मुझे? इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट मिला तो क्या हो गया? आपके लिए एक अर्जन के लिए एक क्या हो गया है? वो एक आय का रूप हो गया है। ये क्या हो गया आपके लिए? आय की प्रकार हो गए हैं, समझे? तो आप जिस जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं वो क्या हो गया? आपके लिए आय का एक प्रकार हो गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें हमें संवैधानिक प्रावधान क्या है। इस चीज को हम कहां जोड़ेंगे? अब पॉलिटी में, कि भाई संविधान में क्या प्रावधान है। क्यों? क्योंकि सरकार को किसी भी चीज की शक्तियां सिर्फ संविधान से ही मिलती हैं। संविधान में जिस चीज का उल्लेख है उसका यूज करते हुए सरकार क्या करती है? आप पर कर आरोपित करती है, आप पर क्या लगती है? टैक्स लगाती है, ठीक है। तो संविधान का जो आर्टिकल 265 है, आर्टिकल 265, वहां क्या लिखा गया है? कि सरकार को कर लगाने का अधिकार किसको? सरकार में भी कानूनी प्राधिकारी को, कानूनी प्राधिकारी को, सरकार के कानूनी प्राधिकारी को टैक्स लगाने और वसूलने का अधिकार है। जैसे कि इसका एग्जांपल सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड एंड डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेस। ये क्या हो गया? आपका संविधान में कानूनी प्रावधान हो गया है कि आप पर कानून के अनुसार कौन लगाएगा टैक्स? सरकार का कोई कानूनी प्राधिकारी लगाएगा।
डायरेक्ट टैक्स का प्रावधान कहां है? आर्टिकल 270, संविधान का आर्टिकल 270, जो क्या कहता है कि सरकार जो है कृषि के अलावा जो कोई आय है, कृषि आय के अलावा कृषि आय के अलावा जो कर है उस पर कर कौन लगाएगी? भारत सरकार लगाएगी। कृषि आय के अलावा आय पर कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। कृषि सब्जेक्ट किसका है? राज्य सूची का। किस सूची का? राज्य सूची का विषय है क्या? कृषि। ठीक है, और सूचियां संविधान में कहां बताई गई हैं? संविधान के 7th अनुसूची, 7th शेड्यूल में क्या बताया गया है? आपके सूचियां हैं, 3 सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ये हो गया आर्टिकल 271 का क्लॉज 1। क्लॉज 2, क्लॉज 2 कहता है कि इस तरह से कोई भी टैक्स लगाया गया है वो राज्य और संघ के बीच में क्या होगा? वितरित होगा। तो क्या होगा? संघ व राज्य के बीच वितरण होगा इस टैक्स का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इस तरह आपके डायरेक्ट टैक्स को क्या किया गया है? बताया गया है। ये आपके डायरेक्ट टैक्स की बात होगी। चलिए, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। जीएसटी का संबंध है, पहली बात तो जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से आया? तो 101, 101वां संविधान संशोधन, उससे क्या आया आपके? जीएसटी। इससे पहले वैट सेस वगैरह जोड़ा जाता था। ठीक है, ये कब आया था? 2016 में। समझे? इसके तहत एक आर्टिकल 248 में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के मामले में बात कर रहे हैं हम, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले। ठीक है, ये क्या किया था? इनडायरेक्ट टैक्स के लिए संशोधन किया गया था। फिर आता है आर्टिकल 246A, जीएसटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून था ये। ठीक है, इसमें कहा गया था कि जीएसटी लगाने की शक्ति, जीएसटी लगाने की शक्ति के बारे में क्या किया गया है? इसमें वर्णन किया गया है। यह कानून किससे संबंधित है? यह कानून आपके जीएसटी लगाने की जो प्रक्रिया है और पावर्स हैं उनसे संबंधित कानून है। ठीक है, एक आर्टिकल है 279A। 279A कहता है कि जीएसटी काउंसिल होगी। क्या होगी? हमने एक क्लास में पढ़ा था, जीएसटी मीटिंग। तो जीएसटी परिषद के बारे में कहां लिखा गया है? आर्टिकल 279A में। ये हो गया हमारा पूरा बैकग्राउंड। अब हम जानते हैं कि इस प्रोसेस में कौन से इनकम टैक्स जो है हमारा, उसके संबंध में बिल जो है हमारा इनकम टैक्स बिल 2025, उसके संबंध में एक इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस हम पता करते हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 2024 में इसकी शुरुआत हो गई थी। यहां क्या हुआ था? एक कोर कमेटी का गठन हुआ था। इसके लिए कोर कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, इस कोर कमेटी में पहले, इस कोर कमेटी के साथ एक कोर कमेटी थी और प्लस 6 सब कमेटी थी। भाई, एक फ्रेमवर्क बनाना होता है किसी कानून को लाने से पहले कि हम किस तरह इस कानून का निर्माण करेंगे। ठीक है, अगस्त से फिर ये चीज गई सितंबर अक्टूबर में। हमें जब लगता है कि इस कानून के लिए सिर्फ इतनी ही कमेटियां काफी हैं, पर हमें लगता है कि यार नहीं, क्या होना चाहिए? कमेटियों का गठन बढ़ाना चाहिए। तो फिर सितंबर में 16 सब कमेटी बनाई गई। ये कब हुआ? ये सितंबर में हुआ। फिर 20
अक्टूबर 22 अक्टूबर को कमेटियों की संख्या में क्या किया गया? इजाफा किया गया। कितनी कमेटी बनाई गई? आपके लिए आसान रहेगा, 22 कमेटी और बनाई गई, 22 सब कमेटी और बनाई गई। ठीक है, फिर हम आगे चल दिए कि भाई अब इस चीज से भी हमारा काम नहीं चल रहा है, तो नवंबर पहुंचे हम। ये 2024 की बात चल रही है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां क्या होता है कि कमेटियों की संख्या कहां पहुंच गई? 26। कमेटियों की संख्या 26 पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि हमें लगा कि इसलिए इसके लिए जो फ्रेमवर्क है वो बढ़ना चाहिए। मतलब हम एक दूसरे शब्दों में कहें तो इस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता थी, जितनी कमिटीज की आवश्यकता थी, उससे काम नहीं हो पा रहा था, टाइम ज्यादा लग रहा था। ठीक है, तब यहां आकर दिसंबर में, दिसंबर कौन सा? 2024 में इस कमेटी ने सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को क्या दिया? इसने एक ड्राफ्ट सबमिट कर दिया। इसने कहा कि ये लो सब ड्राफ्ट, और ये क्या है, हमने कानून बनाया है, इसको आप एक बारी देख लीजिए। निर्मला सीतारमण जी ने कहा हाँ जी साहब। जब अभी पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ था, तब निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि अब हम ये जो टैक्स था ना पुराना, कौन सा पुराना टैक्स था? इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसकी जगह हम नया इनकम टैक्स ला रहे हैं। चलिए इस चीज को एक तरह समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी जगह ये क्यों लाया गया। देखिए, समय समय पे हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि पहले हमारे लिए इनकम एग्रीकल्चर इनकम थी, फिर उसके बाद जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था खुली तो हमने देखा कि हमारे लिए क्या, बाहर से भी चीजें आने लगी हैं। तो हमने इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वैट, सेस, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने लगे। तो अब क्या हुआ? प्लस होगा क्या? अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा, और संशोधन में फिर कुछ नया जुड़ेगा। फिर जैसे जैसे हमें लगा कि हाँ अब ट्रेड भी आ रहा है, तो ट्रेड के साथ फिर एक नया अमेंडमेंट होगा। जोड़ना पड़ेगा ना हमें टैक्स में, इस इनकम टैक्स में, किसी भी विधि में हमें वो सारी चीजें लिखनी भी पड़ेंगी कि हाँ भाई हमें टैक्स कैसे कैसे मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनकम के टाइप बदल गए, कुछ लोग डिजिटल इनकम करने लगे। क्या करने लगे वो? डायरेक्ट इनकम डिजिटली। फिर सर्विसेज इंक्लूड हुई, सेवाओं से, जैसे कि एजुकेशन। तो जितनी तरह की इनकम हो रही थी उसमें क्या है, आईटी एक्ट एक लेंदी और एक हैवी डॉक्यूमेंट बनता गया। दूसरी चीज, जैसे कि कोई व्यक्ति आईटीआर फाइल करे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी अगर किसी को, इनकम टैक्स रिटर्न अगर कोई व्यक्ति फाइल करेगा तो उसके लिए बहुत एम्बिग्यूटीज थी। एम्बिग्यूटीज मतलब अस्पष्टताएं थी। एम्बिग्यूटीज थी। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो इनकम टैक्स पुराना था उसमें क्या था, ये बहुत हैवी, मतलब कहें तो बल्कि था, बहुत भारी एक बुक थी। ठीक है, जिसमें लगभग लगभग 850 पेजेस के समथिंग कुछ पेज थे। दूसरी चीज क्या थी, इसकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत क्या थी, टिपिकल लैंग्वेज थी। आपको यह भी पता है कि संविधान के अगर किसी लैंग्वेज को हम समझने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए एक बहुत टिपिकल होती है, क्योंकि हमारी जो बोलने वाली हिंदी है और जो हमारी लैंग्वेज जिसमें हम किसी कानून को लिखते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। तो वो क्या थी, एक बहुत ही लैंग्वेज क्या हो गई थी, हार्ड लैंग्वेज थी, अस्पष्टताएं थी, हार्ड थी लैंग्वेज, और बल्कि था। कुछ चीजें सेक्शन, जैसे कि मैं कहूं कि कोई चीज लिखी है सेक्शन 3 में, तो उस 3 के साथ फिर जोड़ा गया 1, फिर उसमें जोड़ा गया B, फिर इसका एक सब सेक्शन बनाया 3A। इस तरह से काफी एम्बिग्यूटीज, अस्पष्टताएं थी कि मैं कहां से अपनी इनकम को फाइंड आउट करूं कि मुझे कितना टैक्स देना है। कोई आदमी कहता है कि मुझे तो साहब 50,000 टैक्स देना है मेरे अकॉर्डिंग, और डॉक्यूमेंट कह रहा है कि आपको जो है 65,000 टैक्स देना है। तो वो अस्पष्टताएं जो थी उनको खत्म करने के लिए नया कानून आया गया है। इसमें क्या है, पहले लगभग लगभग
823 पेज थे। सरकार ने कहा हम इसको छोटा करेंगे क्योंकि इतनी सारी अस्पष्टताएं, इतना हैवी, इतना बल्कि डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए क्या होगा, एक इंसान को बहुत टाइम लगेगा और उसके लिए उसे क्लियर इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस क्लिष्ट लैंग्वेज की वजह से, इस भारी लैंग्वेज की वजह से भी लोग क्या करते थे, बचते थे अपने टैक्स को भरने के लिए कि यार मैं भरूंगा, पता नहीं कैसे भरूंगा, क्या भरूंगा। ठीक है, क्योंकि भाई सेल्फ असेसमेंट भी तो करते थे ना लोग कि मैं अपना टैक्स खुद भर दूंगा, तो सेल्फ आईटीआर फाइल करते थे। तो उसके लिए क्या हुआ, 823 जो पेजेस थे उनको करके 622 पेज किए गए हैं। सरकार कह रही है ये बात कि हमने इतना छोटा कर दिया, ये लगभग 24% छोटा है, इससे कर दिया। दूसरी बात सरकार कह रही है कि इसकी क्या होगी, भाषा क्या होगी, सरल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि अगर इसकी भाषा सरल है तो इस सरल भाषा के बाद क्या क्या किया गया, भाषा, सरल भाषा की गई। पहली प्रायोरिटी यही है सरकार की कि इसको इजी किया जाए, पेज की संख्या में क्या की गई, कमी की गई। क्यों, क्योंकि एक हैवी डॉक्यूमेंट को देख के लोग कहते हैं अरे यार कौन पता करेगा कि इसमें कहां से क्या फाइंड आउट करूंगा मैं। तो क्या किया गया, 823 पेज थे उनको कितना किया गया, लगभग 600 की समथिंग। तो हम गए कि 622 किया गया, ये कितना है, 24% shorter. So now the document is 24% shorter than previous. ठीक है, इसमें जो चैप्टर थे, इन चैप्टरों को क्या किया गया, 47 चैप्टर थे उनको कितना कर दिया गया, 23 कर दिया गया। तो 23 मतलब लगभग आधा कर दिया गया। ठीक है, ये किया गया। सेक्शंस में कमी की गई। ठीक है, क्या किया गया, सेक्शंस को कम किया गया। पहले 819 सेक्शंस थे, उनको अब कितना गया है, 539 कर दिया गया है। और सरकार कह रही है हम तो 536 कर दिए हैं। तो क्या हुआ कि सरकार कह रही है हम किसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे। समझे मेरी बात, क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। सरकार का ठीक है साहब, छोटा कर दो इसको। दूसरी चीज सरकार कह रही है कि एक समस्या और थी पहले लोगों के लिए, भाई टैक्स भरने जाता था आदमी कहता था प्रीवियस ईयर, कॉन्सेप्ट कितने थे, प्रीवियस ईयर। फिर दूसरा था टैक्स ईयर, जिसे कहते थे असेसमेंट ईयर। इस सब को खत्म कर दिया जाए, इस सब को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए, एक सिंगल कॉन्सेप्ट लाएंगे हम, टैक्स ईयर का। किसका, कर वर्ष का, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। क्या होगा, पहले क्या होता था, मान लीजिए आपने इनकम अर्न करी 2023-2024 में। ठीक है, यहां आपने क्या करी, इनकम अर्न, तो इसे क्या किया जाएगा, प्रीवियस ईयर। जिस वर्ष आप असेसमेंट करेंगे, मैं 2024 1 अप्रैल 2024 के बाद ही क्या करूंगा, असेसमेंट करूंगा इसका। तो मैं जो पिछले वित्तीय वर्ष के लिए असेसमेंट करूंगा वो क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या थी कि यार प्रीवियस ईयर कौन सा है, असेसमेंट ईयर कौन सा है। दूसरी चीज की लास्ट डेट जो होती है वो 31 जुलाई होती है आईटीआर फाइल करने की। फिर दूसरी बात, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, कौन जो है टैक्स फाइल कर सकता है। समझे, अब लोगों को इसके बारे में कुछ गलत फहमियां हैं, कहें तो लोग इस चीज को समझ नहीं पाए हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में एक चीज डिस्कस की थी, स्लैब्स, कि 12,000 तक का क्या नहीं होगा, 12 लाख तक की सैलरी, उस पर क्या नहीं होगा, नो टैक्स। और 12,75,000, 75,000 क्या थी आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये चीज भी आपकी क्या रहेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपके इसमें ऐसे की ऐसे रहेगा। तो इस चीज की
मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखें कि भाई आप जो टैक्स भर रहे हैं उसमें कोई चेंज आएगा, या फिर आपने जो स्लैब अभी प्रीवियस इनकम टैक्स जो सही हुआ है, जो सरकार ने अपडेट किया है, उसमें कोई चेंजेस आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वही चीज है, ठीक है। और नए इनकम टैक्स के लिए क्या हो गया, मैंने आपको बताया ना, लोग डिजिटल एसेट्स के थ्रू भी कमा रहे हैं। तो डिजिटल एसेट्स मतलब क्रिप्टो करेंसी, ये क्या हो गई आपकी डिजिटल करेंसी। सरकार कह रही है डिजिटल करेंसी पे भी हम क्या करेंगे, टैक्सेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये आपकी क्या हो गई है, वर्चुअल डिजिटल एसेट हो गई है। क्या हो गई, वर्चुअल डिजिटल एसेट आपकी क्या हो गई है, वर्चुअल डिजिटल एसेट हो गई है। तो इस पर भी क्या किया जाएगा, हम क्या करेंगे, आपके लिए डिजिटल करेंसी पर भी टैक्स लगाएंगे। और उसके लिए सरकार ने कहा है कि इसके लिए जो हम व्यवस्था करेंगे वो क्लॉजेज में करेंगे, कि किसी चीज को क्लॉजेज में डिवाइड किया गया है। तो यहां उन्होंने कहा कि 67 से लेकर 91 तक हम क्या करेंगे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में डील करेंगे कि इस पर टैक्स लगाया जाए, ठीक है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। दूसरी चीज सरकार कह रही है कि हम अब से स्टार्टअप जो है, क्या है स्टार्टअप, नया टर्म, स्टार्टअप्स, उन पर भी टैक्सेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि स्टार्टअप्स में क्या होता है, आप किसी कैपिटल को लगाते हैं, मैं कोई स्टार्टअप करूंगा तो मैं एक कैपिटल लगाऊंगा और मैं उस कैपिटल से क्या करूंगा, पूंजी गेन करूंगा, ठीक है, पैसा कमाऊंगा। तो मुझ पर क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। क्या लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स। दो तरीके से होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। उस पर भी सरकार कह रही है हम टैक्स लगाएंगे। कौन कौन से स्टार्टअप्स पर लगाएंगे, एक जो रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय जो ऊर्जा के लिए इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है उस पर, ठीक है। दूसरा जो डिजिटल बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस, जैसे कि जेप्टो, जैसे कि जोमेटो, इन पर भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। समझे मेरी बात। तो इन स्टार्टअप्स पर क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। ये आपके दो तरीके का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। इसके लिए क्लॉज कौन से हैं, किस किस क्लॉज के अंडर इन टैक्स को डिफाइन किया गया है, 11 से 54, 11 टू 54, 11 टू 54, ठीक है। और दूसरा कि भाई मैं कहूं कि मैं कैपिटल गेन टैक्स के अंडर फॉल कर रहा हूं, तो अभी कैपिटल गेन टैक्स में जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, जो जो प्रोविजंस हैं, वो सारे यहां इंक्लूड कर दिए जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा, आपके लिए चीजें समझने में आसान हो जाएंगी। क्या हो जाएगी, आपके लिए चीजें समझने में क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। उससे आप क्या है, टैक्सेशन को इजीली खुद से ही एसेस कर पाएंगे। समझे मेरी बात। तो इजीली खुद से एसेस करने के लिए सरकार ने कहा कि हम इसकी लैंग्वेज को इजी करेंगे। तो क्या हो गया, क्लॉज 154, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं, ये तो हम हो गया हमारा नया इनकम टैक्स की भाई सरकार क्या क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाएगी कि आपके लिए टैक्सेशन के लिए असेसमेंट आसान हो, लैंग्वेज आसान हो, ताकि आप खुद उस स्पष्टता, एम्बिग्विटीज जो है उससे बाहर रह पाएं, उसको समझ पाएं टैक्सेशन को। दूसरी चीज सरकार कह रही है कि हम इसमें फ्लो चार्ट, ठीक है, दूसरा मेथड्स, तीसरी मैथमेटिकल जो अरेंजमेंट्स हैं उनका भी प्रावधान करेंगे, ताकि आप खुद का टैक्स खुद ही कैलकुलेट कर पाएं। अब समझते हैं हम गवर्नमेंट का जो बजट होता है, क्योंकि इंट्रोड्यूस कहां किया गया था, ये बजट में। बजट के दो फीचर होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू बजट, इसे कहते हैं राजस्व, और दूसरा होता है पूंजीगत, जिसे कहते हैं कैपिटल बजट,
कैपिटल बजट। पहली बात, बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहां है? बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहां है? तो संविधान में बजट शब्द का तो कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 112 वित्तीय लेखा जोखा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, उसके बारे में कहा गया है कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस शब्द का उल्लेख है। तो वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस रूप में बजट को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। तो बजट शब्द का तो संविधान में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, रेवेन्यू बजट के दो पार्ट हो गए हैं। रेवेन्यू बजट के दो पार्ट हो गए हैं। रेवेन्यू बजट के दो पार्ट हो गए हैं। पहला हो गया है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राजस्व से क्या होगी? आपको प्राप्तियां होंगी। और दूसरा, राजस्व से क्या होगा? आपको व्यय होगा। राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, ठीक है। प्राप्तियां कैसे होंगी? सरकार को जो टैक्स प्राप्त होता है वो राजस्व प्राप्तियों में आएगा। जैसे कि सरकार कोई टैक्स कलेक्ट कर रही है, जीएसटी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, वो क्या होगी? आपकी राजस्व प्राप्तियां होंगी, ठीक है। इसको भी दो भागों में आगे बांटा जाता है, एक तो टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या प्राप्त होगा सरकार को? जो आपके कोई लोन दिया सरकार ने, है ना, उस पर उनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो वो आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो टैक्स से और नॉन टैक्स से जो सरकार को राजस्व प्राप्त होता है वो क्या होगा? आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी। और जो सरकार का व्यय है रेवेन्यू से, सरकार जो खर्चा करेगी, क्या खर्चा करती है सरकार? आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे तो आपको क्या मिलेगी? सैलरी, पेंशन। ये किसके पार्ट हैं? ये राजस्व व्यय के पार्ट हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट हैं, ठीक है। तो सरकार जो आपको पेंशन देगी, जो आपको सैलरी देगी, वो क्या होगा? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। पूंजीगत बजटिंग मतलब कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में एक पार्ट होता है आपका कैपिटल रिसीट्स, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत व्यय क्या होगा? पूंजीगत व्यय, मैं मानता हूं मैं किसी एसेट का निर्माण कर रहा हूं, तो सरकार के संदर्भ में अगर इस बात को हम समझें तो सरकार रोड बना रही है, सरकार वंदे भारत चला रही है, सरकार ने बनवाई वंदे भारत, तो क्या हो गया? ये सरकार की क्या हो गई? पूंजी हो गई है। तो ये कहां जाएगा? ये सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सरकार क्या कर रही है? इससे पूंजीगत निर्माण कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सरकार के लिए एक पूंजी के निर्माण के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है। एक्सपेंडिचर में एक और चीज जो जाएगी, वो जाएगी सरकार को कोई लोन मिला, ठीक है, तो उस पर जो ब्याज का भुगतान करेगी सरकार, वो कहां जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती हैं? कैपिटल रिसीप्ट्स को मैं समझूं तो सरकार रोड निर्माण कर रही थी, सरकार ने कहा मैंने निवेश किया है, सरकार उसे क्या कर देगी? विनिवेश कर देगी। सरकार रोड को टेंडर पे या फिर कहेगी कि मेरा इसमें से जो मार्जिन है वो मैं 51% से क्या कर रही हूं? 30% कर रही हूं। तो सरकार क्या कर रही है? डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। ये क्या हो गया? आपके कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए हैं कि सरकार पूंजीगत निर्माण करेगी तो क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा। खर्चा कर रही है सरकार, भाई भवन निर्माण कर रही है कोई, तो सरकार क्या कर रही है? खर्चा कर रही है। सरकार रेलवे का निर्माण कर रही है तो सरकार खर्चा कर रही है। वो सरकार की एसेट्स बन जाएंगे, और जब उस एसेट्स को सरकार डिसइन्वेस्ट करेगी तो उससे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? आपके कैपिटल रिसिप्ट्स प्राप्त होंगी। पूंजीगत
जो बजट है और राजस्व बजट जो है, उस दोनों में एक डिफरेंस है कि कैपिटल बजटिंग में सरकार पर एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों पर इफेक्ट पड़ता है। सरकार की देनदारियां भी बढ़ जाती हैं और सरकार की प्राप्तियां भी बढ़ जाती हैं। इस चीज से क्या होगा कि सरकार राजस्व व्यय में सरकार को कुछ देनदारियां नहीं होंगी, लेकिन यहां सरकार पे एसेट भी बनेगी, एक रोड बन गई, और एक लायबिलिटी भी बनेगी, देनदारी बनेगी। देनदारी क्या बनेगी सरकार पर? जो सरकार को पैसा मिला, लोन मिला, उस पर ब्याज देगी सरकार, वो क्या हो गई? सरकार की देनदारी हो गई है। ठीक है, तो ये आपका टोटल बजट है कि किस तरह जो हम चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार आपको पेंशन देगी, सैलरी देगी, कहां से देगी, जिस पर टैक्स लगेगा, वो गवर्नमेंट की बजटिंग के थ्रू क्या होता है? डिस्क्राइब होता है। समझे मेरी बात? दिस इज व्हाट योर टोटल नॉलेज एंड अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, वैसे एक चीज याद रखना, सरकार के पास पैसा जो है वो सबसे ज्यादा कहां से आता है? उधारी से। कहां से आता है? बोरोइंग से। सरकार के पास लगभग 24% जो टोटल पैसा है वो कहां से आता है? बोरोइंग से। और दूसरा, फिर इसके बाद अगर कहें तो इनकम टैक्स, उससे कितना आता है? लगभग 22% पैसा आता है। दो पार्ट हो गए ना, कि एक तो पैसा आता कहां है, पैसा जाता कहां है। ठीक है, तो फर्स्ट पे क्या है आपके? सरकार की बोरोइंग्स, और सेकंड पे क्या है? सरकार का जो इनकम टैक्स है वो सरकार को पैसा देता है। और दूसरा, इसके बाद अगर कहें तो कॉर्पोरेट टैक्स, निगम कर, यहां से सरकार को टोटल इनकम का 17% प्राप्त होता है। समझ गए? तो ये है आपका सरकार की इनकम का एक मेजर पार्ट। ठीक है, और सरकार का पैसा सबसे ज्यादा कहां जाएगा? इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। सरकार को लोन मिलेगा, उसका इंटरेस्ट पेमेंट। जब यहां सरकार बोरोइंग कर रही है, समझिए इस बात को, सरकार को, मेरे को सबसे ज्यादा पैसा अगर उधारी से मिल रहा है तो मैं उस उधारी को चुकाने के लिए भी सबसे ज्यादा पेमेंट करूंगा। तो लगभग 20% जो पैसा जाता है सरकार का, वो कायम जाता है बोरोइंग्स का इंटरेस्ट चुकाने में। ठीक है, और ठीक है, स्टेट और विभिन्न स्टेट में क्या करती है सरकार? पैसा ट्रांसफर भी करती है। तो इन दोनों में कभी कभी ऊपर नीचे चीजें चलती रहती हैं कि सरकार इंटरेस्ट पेमेंट करेगी या फिर क्या करेगी? स्टेट्स को पेमेंट करेगी। तो दिस इज योर इनकम टैक्स। ओके।